वेरी डियर स्टूडेंट्स, मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया में रिलीजन में क्या चेंजेस आए थे और किस तरह से शिव भगवान, विष्णु भगवान, इनसे अलग अलग रिलीजियस लीडर्स डेवलप हो रहे थे, जिनके मैंने आप लोगों को नाम बताए थे, नाथ, जोगी, सिद्ध। कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे थे एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल चेंजेस कैसे रिलीजियस चेंजेस भी आ रहे थे। एंड इन द लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस वाज द पीरियड व्हेन टर्क्स स्टार्टेड एंटरिंग इन इंडिया। एंड जब कोई नई कम्युनिटी आती है तो उसके साथ में उसके रिलीजियस, सोशल, कल्चरल सभी तरह के विचार, सभी तरह के चेंजेस उनके साथ आते हैं और उससे दूसरी जगहों पर भी चेंजेस आते हैं। तो आज जो बेटा मैं आप लोगों को टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप लोग उसको बहुत ही ध्यान से सुनोगे और एक बार से काम नहीं चले तो 2 बार सुनेंगे, लेकिन आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये आपको समझ में भी आना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस्लामिक ट्रेडिशंस की, कि इस्लामिक ट्रेडिशंस में क्या चेंजेस या इस्लामिक ट्रेडिशंस कैसे इंडिया में पॉपुलर होने लगे या कैसे वो इंडिया में अपने पैर पसारने लगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने क्या आप लोगों को ये पता है कि कोई भी रीजन आइसोलेटेड नहीं रहता है और सभी रीजन लैंड वाइज एक जगह से दूसरी जगह लोग आते हैं, जाते हैं और सी के थ्रू या माउंटेन्स के थ्रू भी लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, जाते हैं। माने कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हमने 5th चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि इतने साल पहले, मतलब बहुत सालों पहले, सैकड़ों साल पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो ये इस बात का सबूत है कि लोग अपने विचार, चाहे वो व्यापार करने के लिए जाते हों, चाहे वो सिर्फ नई जगहों की खोज करने के लिए जाते हों, बट पीपल यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि इसी तरीके से जो अरब मर्चेंट्स थे वो भी हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर आया करते थे। एंड इन द सेम वे सेंट्रल एशिया के बहुत सारे लोग जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में सेटल हो गए थे इसी पीरियड में। इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, जैसे सिंध, उसमें जो है ये लोग सेटल होने लग गए थे। फ्रॉम द 7th सेंचुरी इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ। इस्लाम धर्म का उदय आप लोगों को मालूम है ना, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ 7th सेंचुरी में। और उसके बाद से इस रीजन में जहाँ पर इसका उदय हुआ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या अरेबिक कंट्रीज़ हैं, उनको जो है इस्लामिक वर्ल्ड कहा जाने लगा। तो ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे फेथ्स ऑफ द रूलर एंड सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारे रूलर्स होते हैं, उन रूलर्स जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिसको मानते हैं, बाकी उनकी प्रजा भी उसी धर्म को फॉलो करने लगती है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि one axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of ruling elites। जो रूलिंग एलाइट्स हैं उनके वो किस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उस पर उसका क्या कनेक्शन है उस रिलीजन से। तो वी अंडरस्टैंड दैट इन 711 एन अरब जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध को कॉन्कर कर लिया। और सिंध कहाँ पर है बेटा? सिंध हमारे इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर है,
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर है। तो उसको जब मोहम्मद कासिम एक अरब जनरल था, उसने उसे जीत लिया और ये जो सिंध था ये कैलिफ के डोमेन का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया उसकी जीत के साथ ही। इसके बाद फिर 13th सेंचुरी में हमारे देश में टर्क और अफ़गान आए और उस समय पर दिल्ली में उन्होंने अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश कर ली। इसके बाद देखेंगे कि इसके साथ साथ ही दक्कन भारत में, डेक्कन में भी सल्तनत का उदय हुआ, सल्तनत बनने लगी और इस तरीके से हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में इस्लाम को एक रिलीजन के रूप में एक्नॉलेज किया गया और बहुत सारे पार्ट्स में इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज्ड रिलीजन ऑफ रूलर्स इन सेवरल एरियाज़। अब जो ये टर्क्स आए या जो अफ़गान्स थे, ये सब जो है इस्लाम को फॉलो करते थे। तो बहुत सारे जो रीजन थे, इन रीजन्स में जो रूलर्स थे, उन रूलर्स ने इस्लाम रिलीजन को एक्नॉलेज किया। और इसके बाद में भी मुग़ल्स जब आए इंडिया में, तो मुग़ल्स भी इस्लाम को ही फॉलो करते थे। तो 18th सेंचुरी तक, माने 16 से 18th सेंचुरी तक भी इस्लाम का ही जो है यहाँ पर दबदबा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दबदबा का मतलब कहने का कि जो रूलर्स थे, है ना, रूलर्स की मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात कर रही हूँ तो दिल्ली पर मुग़ल रूलर्स का कंट्रोल रहा, लाहौर पे रहा, ठीक है, आगरा पर रहा। तो वहाँ पर जो है जब कोई रूलर जो है किसी रिलीजन को फॉलो करता है तो आसपास के जो लोग होते हैं, प्रजा होती है, वो भी उनको फॉलो करती है। बट हमारे इंडिया में तो हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी, बट उनके साथ जो मतलब जो कन्वर्जन हुआ, जो लोगों ने रिलीजन को चेंज किया, वो भी इस पीरियड में काफ़ी मात्रा में हुआ था। अब हम बात करेंगे बच्चों, थ्योरेटिकली मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड। अब ये देखो कि जब हम हिंदू रूलर्स की बात करते हैं या किसी भी रूलर की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन को मानने वाला हो, तो उस रूलर को कोई ना कोई रिलीजियस लीडर ऐसे होते हैं जो उनको गाइड करते हैं। जैसे कि हम जब हिंदू रूलर्स की बात करते हैं तो उनके दरबार में या उनके कोर्ट में कोई ना कोई जो है ब्राह्मण, ऐसे पुरोहित ऐसे होते हैं जो उनको धर्म अधर्म का ज्ञान कराते हैं, उनको उचित अनुचित का ज्ञान कराते हैं। तो ये उन्हें सही तरीक़ा से कैसे काम करना चाहिए, कैसे राजा के क्या जो है कर्तव्य है, इन सब की जानकारी उनको देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो भी उलेमा के कहने पर काम करते हैं। उलेमा उनको गाइड करता है और उलेमा जो गाइड करता है उनको, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है या कि वो शरिया के अकॉर्डिंग काम करें। उलेमा भी उनको शरिया के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आश्वासन देता है और उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये उलेमा कौन होता है बेटा? ये उलेमा जो है ना, उनके रिलीजियस हेड होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं जो कि इस्लामिक जो है ना, इस्लामिक स्टडीज़ को, स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ होते हैं। और ये लोग जो है एज प्रिजर्वर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे परफॉर्म वेरियस रिलीजियस ज्यूरिडिकल एंड टीचिंग फंक्शंस। तो उलेमा वर्ड जो है बेटा, ये आलिम वर्ड का प्लूरल सेंस है, ठीक है। एंड जो मतलब इसका मतलब होता है वन हु नोज़, मतलब जो एक व्यक्ति जानता है, मतलब जो नॉलेजेबल है, जो स्कॉलर है, जिसको इस्लामिक स्टडीज़ की जानकारी है, उसको उलेमा कहा जाता है। तो जो शरिया के नियमों को जानता है, शरिया के नियमों का पालन करता है, उसको उलेमा कहा जाता है। तो उसके शरिया के नियमों के अकॉर्डिंग ही मुस्लिम रूलर्स को काम करने या उनको रूल करने को कहा जाता है। तो ये जो मुस्लिम रूलर्स हैं, ये उलेमा के कहने पर काम करते हैं या उसकी गाइडेंस में काम करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियरली द सिचुएशन वॉज कॉम्प्लिकेटेड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखो हमारे इंडिया में तो प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वाई इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना, सभी तो मुस्लिम्स नहीं थे ना, सभी तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे। तो यहाँ पर तो जो है ना बहुत अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ पर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस की बात थी।
अब हम बात करेंगे कि जब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन थी तो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। तो हम ये बात कहेंगे यहाँ पर कि राजा का काम होता है, कर्तव्य होता है प्रजा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो राजा जब प्रजा को कांटेक्ट करता है, प्रजा को प्रोटेक्ट करता है, तो इसको जो है ना जिम्मी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जिम्मी। जिम्मी का मतलब होता है कि प्रोटेक्टेड। ये अरेबिक वर्ड है जो जिम्मा से लिया गया है। जिम्मा से जिम्मी वर्ड लिया गया है और ये एक अरेबिक वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड और जिम्मा का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो ये हम किन लोगों की बात कर रहे हैं बच्चे? ये हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि दोज हु वर नॉट फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, means there were a number of people, there were certain religious groups which were living in India, they existed in India and they were not Muslims। जैसे ज्यूज थे, क्रिश्चियंस थे और इवन हिंदूज थे बहुत ज़्यादा संख्या में। तो these people had to pay jizya tax। These people had to pay jizya tax and what was jizya tax? jizya tax जो है एक ऐसा टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना होता था ताकि रूलर उनको प्रोटेक्ट करें। रूलर उनको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बदले में उनको जिजिया टैक्स पे करना पड़ता था। ये किन को पे करना पड़ता था? दोज हु वर नॉन इस्लाम्स माने नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन इफेक्ट, अब हम ये कहते हैं कि इसका मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं हैं तो उन लोगों को तो जो है टैक्स पे करना पड़ता था अपने प्रोटेक्शन के लिए और बाकी के लोगों को तो नहीं करना पड़ता था। लेकिन यहाँ हमें इस बात के भी सबूत मिलते हैं, विटनेस मिलते हैं, एविडेंस है हमारे पास कि जो भी रूलर्स थे चाहे वो इस्लाम के फॉलोअर थे, बट दे हैड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट्स। माने कि वो रिजिडली अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, वो जो है फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सभी धर्म के लोगों को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया करते थे, लैंड उनको गिफ्ट के रूप में दिया करते थे और सभी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट दिया करते थे। और इसके साथ साथ जो है वो डिवोशन भी शो किया करते थे मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स के अलावा। एंड दीज ग्रांट्स, अब इसमें हमको एक जो नाम पढ़ने को मिलेंगे, दीज ग्रांट्स वर मेड बाय सेवरल मुगल रूलर्स इंक्लूडिंग अकबर एंड औरंगजेब। तो अकबर और औरंगजेब का नाम इसमें स्पेशली लिया गया है क्योंकि अकबर ने जो है ये जिजिया टैक्स को माफ़ किया था और औरंगजेब ने बाद में इस जिजिया टैक्स को दोबारा लगाया था। एंड इन सर्टेन टाइम्स, इन सर्टेन इंस्टांसेस वी विल सी दैट औरंगजेब भी जो है वो एक रिलीजन को फॉलो करता था, मतलब रिलीजन के सेंस में वो थोड़ा सा लिबरल था शुरू में, लेकिन बाद में जो है ना वो कट्टर हो गया था। इसमें हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि वो इस्लाम रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजियस लोगों को भी दान जो है दिया करता था और उनको भी जो है ना वो किस तरीके से गिफ्ट वगैरह दिया करता था। इसके एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट डू वी मीन बाय शरिया। शरिया किसे कहा जाता है? ऑफन यू हैव हर्ड द वर्ड शरिया। ये हम जो है हमने इससे पहले 11th क्लास में भी ये वर्ड पढ़ा है। द शरिया इज़ अ लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ये एक्चुअली लॉ बुक है जो कि मुस्लिम कम्युनिटी की है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द कुरान एंड द हदीस। कुरान और हदीस पर ये डिपेंड करती है कि बेस करती है। ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ हिज रिमेंबर्ड वर्ड्स एंड डीड्स। और इसमें जो है ना उनके जो है ना कुछ शब्द या उनके जो डीड्स, उन्होंने जो काम किए हैं, उन सब का भी उल्लेख इसमें किया गया है। एंड विद द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक रूल आउटसाइड अरेबिया इन एरियाज वेयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर डिफरेंट एंड इन सर्टेन प्लेसेस, जैसे अरेबिया है और हमारे इंडिया है, तो यहाँ पर भी इस्लाम को फॉलो करते हैं लोग और वहाँ पर भी इस्लाम को फॉलो करते हैं लोग, लेकिन वहाँ की ट्रेडिशंस और यहाँ की ट्रेडिशंस में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ की जो यहाँ का चेंजेस हैं या यहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उसकी वजह से जो है ना वो चेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो कियास, रीजनिंग बाय एनालॉजी एंड द इज्मा कंसेंसस ऑफ द कम्युनिटी वर रिकॉग्नाइज्ड एज टू अदर सोर्सेज ऑफ लेजिस्लेशन। ये जो कियास क्या है, ये है रीजनिंग माने कारण, है ना, कि तर्क करना, लॉजिक क्या है इसके पीछे, कारण क्या है इसके पीछे, है ना, क्वेश्चन पूछना, जवाब जो है ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए है। और इस्मा क्या है कि जिसमें हम कम्युनिटी की सहमति से कोई डिसीजन जो है वो लेते हैं, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? शरिया में शामिल किया गया है। दस द शरिया इवोल्व फ्रॉम द कुरान, कुरान तो मेन है ही है, साथ में हदीस जो उसमें उल्लेख किए गए हैं, चाहे वो मोहम्मद के जीवन से संबंधित कोई जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या उनके कुछ वर्ड्स हैं, उनकी कुछ जो है ना जो उनकी शिक्षाएं हैं वो हैं, और कियास और इजमा भी इसमें शामिल हैं। तो शरिया का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि सोर्स 5 में ए चर्च इन खंबात। आप ये जो चीज़ दी गई है बेटा, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर जिससे कि आपको ये पता, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि किस तरीके से जो है रूलर्स जो है ना रिलीजन वाइज जो है वो एकदम कट्टर नहीं होते थे, रिजिड नहीं होते थे, वो लिबरल होते थे और सभी धर्म के लोगों को एक जैसा मानते थे और उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते थे। तो ये एक जो है ना फरमान यहाँ पर जारी किया गया है, अकबर ने जारी किया है इसको 1598 में, और ये एक चर्च बनाने के लिए किस तरीके से जो है वो खुले दिल से जो है वो दान देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो whereas it reached our eminent and holy notice that the padris of the Holy Society of Jesus wish to build a house of prayer, तो कहते हैं कि हमें पता चला है कि जो है किस तरीके से जो है पादरीज जो है वो चर्च बनाना चाहते हैं। खंबात जो है वो कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी, बे ऑफ कैम्बे, ये गुजरात में है। तो therefore an exalted mandate is being issued that the dignitaries of the city of Cambeth should in no case stand in their way, ताकि वहाँ के जो डिग्निटरीज हैं वो उनके रास्ते में न आए, मतलब उनको जो है ना चर्च बनाने में परेशानी न खड़ी करें। तो दे में एंगेज दमसेल्स इन देयर ओन वर्शिप, और वो अपने तरीके से पूजा कर सकते हैं, अपने लिए चर्च बना सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ द एम्परर शुड बी ओबेड इन एवरी वे। तो आपने यहाँ पर बच्चों एक एग्जांपल देखा कि किस तरीके से जो है ना रिलीजन वाइज जो है ना ये लोग किस तरीके से जो है ना दूसरे रिलीजन्स को भी रिस्पेक्ट दिया करते थे। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है बेटा, वो है सोर्स 6 में, जो है रेवरेंस फॉर द जोगी। रेवरेंस फॉर द जोगी, इसमें आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जो है 1661-62 में किस तरीके से जो है जोगी हैं उनको जो है ना कुछ पैसा भिजवाता है, कपड़े भिजवाता है। तो ये एक एविडेंस के रूप में यहाँ पर मेंशन किया गया है। द पोसेसर ऑफ द सबलाइन स्टेशन शिव मूर्त गुरु आनंदनाथ जियो, may your reverence remain in peace and happiness ever under the protection of Shri Shiv Jiyo. A piece of cloth for the cloak and a sum of 25 rupees which have been sent as an offering will reach your reverence. Your reverence may write to us whenever there is any service which can be rendered by us. तो देखो उनको जो है ना किस तरीके से कपड़ा और जो है ना वो चौका सा बनाने के लिए कपड़ा और 25 रुपये भेजे गए थे उस समय में। तो इसमें अब आप देखेंगे पेज नंबर 151 पर, तो ये वाला हम एक्सप्लेन करेंगे द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम में जो है ना किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती हैं, यहाँ हमें देखना है कि द डेवलपमेंट्स दैट फॉलोड द कमिंग ऑफ इस्लाम वर नॉट कन्फाइंड टू रूलिंग एलाइट्स, है ना। तो जो डेवलपमेंट्स हुए वो केवल रूलिंग एलाइट्स तक ही कन्फाइंड नहीं थे, बल्कि वो जो है दूर दराज तक जो है कॉमन पीपल तक भी पहुँचे, और जो है कॉमन सोसाइटी के जो डिफरेंट कैटेगरीज थी, जैसे पेजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं, वेरियर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, एंड सभी लोगों तक जो है ये बातें, सभी लोगों तक जो है ये धार्मिक विचार या इनके धर्म का प्रचार जो है वो होने लगा था। तो ऑल दोज हु एडप्टेड इस्लाम, अब जिन लोगों ने भी
इस्लाम को एडप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनको किन सिद्धांतों का पालन करना होता था, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कुरान में दिया गया है और ये मोहम्मद की शिक्षाओं में दिया गया है। तो ये 5 सिद्धांत कौन से हैं? ये 5 सिद्धांत हैं कि देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड उनका नाम है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर हैं, जिनको कि कहा जाता है शहादा। एक हो गया ये। दूसरा सिद्धांत क्या है कि ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, जिसको कहा जाता है सलत या नमाज। दूसरा जो है कहा जाता है गिविंग आर्म्स, ज़कत पे करना, माने कि गिफ्ट देना लोगों को, या नज़र देना माने कि रूलर को देना, या टैक्स पे करना, ये सब इसी का मतलब है। चौथा आता है आपका इसमें फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान के महीने में फास्ट रखना, जिसको जो है ना सौम कहा जाता है। और परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का में पिलग्रिमेज के लिए जाना, माने तीर्थ यात्रा के लिए जाना, मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना। ये 5 उनके सिद्धांत थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो है 5 यूनिवर्सल फीचर्स, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डाइवर्सिटीज़ भी आती हैं इन प्रैक्टिस में डाइवर्सिटी भी आती है, चेंजेस भी आते हैं। जैसे हमने हर एक रिलीजन में पढ़ा कि उसमें डिफरेंट सेक्ट्स बन गए हैं ना। जैसे हमने इससे पहले बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हीन यान और महायान के बारे में हमने पढ़ा था। हम ऐसे ही जो है वो हमने हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पे शैव और वैष्णव के बारे में पढ़ा। इन द सेम वे यहाँ पर भी 2 सेक्ट बन गए, वो थे शिया और सुन्नी, ठीक है। अब ये जो शिया और सुन्नी थे, ये तो 2 सेक्ट बन गए। इन 2 सेक्ट्स में भी और चेंजेस क्या आए कि जो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस थी उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो लोकल कस्टमरी प्रैक्टिस की वजह से जो है ना ये और भी ज़्यादा डाइवर्स हो गया, और भी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट्स होने लगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल इसमें दिया गया है कि खोजा एक ब्रांच है इस्माइलीज़ की, जो कि एक शिया सेक्ट है, और ये जो है डेवलप न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसेमिनेटिंग आइडियाज डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जेनर्स, है ना। माने कि जो कुरान में जो आइडियाज़ दिए गए हैं उससे अलग जो है इन्होंने जो लिटरेरी कंपोजिशंस हैं, एक तरह के जो लिटरेरी इंडिजिनस माने जो लोकल लिटरेरी कंपोजिशंस हैं, उनको भी उनसे भी आइडिया लिए और उनको भी इसमें शामिल किया गया। जैसे कि यहाँ पर एक जिनान की बात की कर रही है, तो ये जिनान मतलब ज्ञान की बात यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है, और ज्ञान जो वर्ड है उसका मतलब होता है नॉलेज। संस्कृत में इसको जो है ना JNANA कहा जाता है, जिनान, और इसका मतलब होता है नॉलेज। तो मतलब इन्होंने जो इनका जो पुराना जो मतलब कुरान से जो आइडियाज़ इन्होंने लिए थे उसको थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्स किया, थोड़ा सा इनको चेंज किया, और इन्होंने लिटरेरी कंपोजिशंस को शामिल किया, इंडिजिनस लिटरेरी कंपोजिशंस को ऐड करके शामिल करके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश की। और नॉलेज के लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं थे कि बहुत बड़े स्कॉलर्स थे या बहुत एजुकेटेड लोग थे, बल्कि इन लोगों ने क्या किया कि डिवोशनल पोएम्स पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, जो है ना काछी में, हिंदी में, गुजराती में, और जो है ना अलग अलग रागों में इन्होंने जो है ना उनको लिखना शुरू किया, लिखी, और उनको अलग अलग रागों में उनको गाया करते थे। और दीज ऑल प्रेयर्स, ये जो प्रेयर्स थी इनको जो है ना वो जो इनकी जो और जो नमाज या जो इनका पूजा करने का जो तरीका था उसमें इनको शामिल किया गया, इनको इंक्लूड किया गया। माने कि ये जो अपने तरीके से जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं, तो उस तरीके से ये जो डिवोशनल पोएम्स थी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, दीज वर इंक्लूडेड इन डेली प्रेयर्स मीटिंग्स, इनको इंक्लूड किया गया था उसमें। तो दिस वाज द लोकल इन्फ्लुएंस ऑन द रिलीजन। किस रिलीजन पर? इस्लाम रिलीजन पर। और कौन सी बात कर रहे हैं हम? शिया सेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा देखो कि ये जो बात मैं बता रही हूँ बच्चों आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल प्लेस जो है वो इस्लाम का अरेबिया था, और जो है ना इस्लामिक कंट्रीज़ था, लेकिन इंडिया
सब कॉन्टिनेंट में भी रिलीजन स्प्रेड हुआ, तो यहाँ के जो यहाँ पर क्योंकि वैसे ही डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ के भी लोकल आइडियाज़ से इस्लाम में कुछ डेवलपमेंट्स हुए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और साथ में आप देखेंगे कि हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बिहाफ पर। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल देख लो कि जो लोग जो मतलब अरेबियंस या जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स मालाबार कोस्ट पे जाके सेटल हो गए थे, तो वहाँ पर चूँकि मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी, तो ये जो मुसलमान या मुस्लिम लोग वहाँ रहते हैं, जो अरेबियन पीपल वहाँ सेटल हो गए, दे ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग मलयालम लैंग्वेज, तो उन्होंने भी मलयालम लैंग्वेज को अडेप्ट कर लिया, ठीक है। और इसी तरीके से वहाँ के कस्टम्स को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, जैसे वहाँ पे मैट्रिलिनी कस्टम है तो उसको भी इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, जो वहाँ के लोकल कस्टम्स हैं उनको भी इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड इवन मैट्री लोकल रेजिडेंस, ये भी एक कस्टम है जिसे उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड व्हाट इज़ दिस मैट्री लोकल रेजिडेंस? मैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब होता है कि जब मैट्री लोकल रेजिडेंस इज ए प्रैक्टिस वेयर वीमेन आफ्टर मैरिज, मतलब शादी के बाद औरत जो है वो अपने नेटल फैमिली में रहती है, अपने माँ बाप के घर में रहती है, और वहाँ पर ही उसके बच्चे रहते हैं, और उसके हस्बैंड जो है, उसका हस्बैंड जो है वो भी उसके पास में आकर के वहीं पर रहता है। तो ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम जो है वो लोकल सिस्टम था, ये इस्लाम का सिस्टम नहीं था, ये इस्लाम का कस्टम नहीं था, लेकिन ये कस्टम जो है क्या बोलते हैं, लोकल प्लेस का था, ये केरल प्लेस का था, मालाबार कोस्ट पे ये ट्रेडिशन फॉलो करते थे लोग, तो उन्होंने भी इस ट्रेडिशन को फॉलो करना शुरू कर दिया। In the same way, we will see certain changes in the traditions जो कि आर्किटेक्चरल फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि मॉस्क जो है वो हर जगह बनाई जाती थी, और मॉस्क जो है वहाँ पर ये मुस्लिम्स जो है वो प्रेयर किया करते थे। एंड ये जो प्रेयर्स किया करते थे, इन पर भी लोकल आर्किटेक्चर का असर दिखाई देने लगा। तो हम ये देखेंगे कि जिस जगह पर आर्किटेक्चर का जो स्टाइल पॉपुलर होता है, उसी स्टाइल में उन जगहों पर मॉस्क बनाए जाने लगे। माने कहने का ये हुआ कि मॉस्क बनाने का जो तरीका था, वो तरीका या मॉस्क बनाने का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, वो स्टाइल जो है कैसा बनाया जाने लगा, वो स्टाइल जो है वो उसी तरीके का बनाया जाने लगा जिस तरीके की आर्किटेक्चरल स्टाइल उस पर्टिकुलर प्लेस पर पॉपुलर होती थी या पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होती थी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। हम देखेंगे कि जो बेसिक जो बातें थी, जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो क्या है। यूनिवर्सल फैक्ट है कि जो भी जो है मॉस्क बनाई जाती है, उसका जो मुंह है वो किधर की तरफ होना चाहिए, वो मक्का की तरफ होना चाहिए। उसमें एक मेहराब होनी चाहिए जहाँ पे प्रेयर की जाती हैं, और एक मीनबार होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल बातें थी, तो ये तो हर आपको मॉस्क में मिलेगी। लेकिन जो उसकी बनावट है बाहर की, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। यू विल ऑब्जर्व सर्टेन वेरिएशंस देयर, जैसे कि रूफ़ की स्टाइल है, रूफ़ की बनाने का तरीका है, या उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है, तो वो आपको जो है ना चेंज मिलेंगे। तो जैसे आपको एग्जांपल दिए गए हैं 6.9 में, फिगर पेज नंबर 151 में, ए मॉस्क इन केरला। तो ये 13th सेंचुरी में डियर स्टूडेंट्स बनाई गई थी, और इसमें आपको जो चीज़ नोटिस करनी है वो क्या है कि इसकी जो रूफ़ है वो शिखर लाइक है। आप लोग आमतौर पर अगर मॉस्क देखेंगे तो उनकी रूफ़ जो है वो फ्लैट होती है, लेकिन यहाँ पर जो रूफ़ है वो शिखर की तरह से बनाई गई है। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर जो है ना बारिश ज़्यादा होती है, तो इस तरीके की जो है ना शिखर रूफ़ जो है वो शिखर के फॉर्म में बनाई जाती थी, इसीलिए ये जो है मॉस्क की रूफ़ जो है वो भी उसी फॉर्म में बनाई गई है। इन द सेम वे आप देखेंगे आतिया मॉस्क जो कि बांग्लादेश में है, ये एक जो है ये बनाई गई है ईंटों से, और ये 1609 में बनाई गई है।
इन द सेम वे शाह हमदम मॉस्क जो है वो 6.11 फिगर में आप देखेंगे, ये श्रीनगर में बनाई गई है झेलम नदी के किनारे पर, और इस मॉस्क को ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता है। कश्मीर में जितने भी मॉस्क हैं उनमें से ये सबसे अहम है ये, और ये 1395 में बनाया गया था। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वुडन से बना हुआ है, वुडन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो सबसे ऊपर इसका शिखर है उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिए, और उसके बाद जो है ना इसमें इसके जो ब्यूटीफुली कार्व्ड ईव्स हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। आप ब्यूटीफुली कार्व्ड ईव्स, ये ईव्स कौन से हैं बेटा? ये जो इसके छत के ऊपर जो है जो एजिस हैं वो देखो किस तरीके से कार्व किए गए हैं, और इसको पेपर मैशे से डेकोरेट किया गया है। पेपर मैश क्या होता है? पेपर मैश होता है बेटा कि जो ये कागज़ होते हैं, पेपर होता है, लुगदी होती है, उसको गला करके उसमें ग्लू मिला करके उसको जो है ना हार्ड बना करके, सुखा के हार्ड बना करके, और फिर उससे डेकोरेट किया गया है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है, जो हम मुसलमान वर्ड पढ़ते हैं, हम हिंदू वर्ड पढ़ते हैं, हमें यहाँ पर 13वीं सेंचुरी तक, माने कि जब तक अफ़गान और जो है ना टर्किश इंडिया में आए तब तक ये वर्ड हमें कहीं पर भी यूज़ नहीं किए गए हैं। ये वर्ड हमें कहीं एविडेंस नहीं मिलते, इन वर्ड्स को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि इन वर्ड्स की जगह पर क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते थे कि जो लोग तुर्क से आते थे, जो टर्किश रूलर्स थे, उनको जो है ना क्या कहा जाता था? तुर्शका कहा जाता था। जो तजिकिस्तान से लोग आते थे उनको तजिका कहा जाता था। जो पर्शिया से आते थे उनको पराशिका कहा जाता था। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे हम सब लोगों के लिए मुसलमान वर्ड यूज़ करते हैं। अब हमें नहीं पता उनकी ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से है, कैसे है, लेकिन हम सबको मुसलमान ही कहते हैं। तो ये उस समय पर ऐसा नहीं था। ऑल वर नॉट कंसिडर्ड एज मुसलमान वर्ड यूज़ ही नहीं होता था, और ना ही कोई जो है ना हिंदू या मुसलमान को इनको डिफ्रेंशिएट करता था। कोई मतलब इनको नाम लेकर के कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता था। इसके अलावा एक वर्ड जो कि जो नॉन हिंदूज़ थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे, जो माइग्रेंट्स थे, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था। वो क्या था? वो था म्लिच। म्लिच किसको कहा जाता था? कि उन लोगों को जो लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलना जानते थे, जो संस्कृत नहीं बोला करते थे, संस्कृत जिनको नहीं आती थी, जो बाहर से आने वाले लोग थे वो संस्कृत नहीं जानते थे, तो उनको म्लेच्छ कहा जाता था। और सच टर्म्स समटाइम्स हैड ए डेरोगेटरी कॉनोटेशन। कॉनोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके से उनका मतलब अपमान होता था कि बट दे रेयरली डिनोटेड अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अपोजिशन टू हिंदूज़। एंड इस तरीके से जो है आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट नेम्स जो है वो यूज़ किए जाते थे। अब आज जो है मैंने आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो फाइंड आउट किए हैं, तो आप देखेंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इनको जो है ना थोड़ा सा ध्यान से समझें, और इनके मीनिंग जो है ना, इनके आंसर्स जो है ना आपके लिए बहुत आसान है, ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। व्हेन डिड अरब जनरल कॉन्कर सिंध? तो इसमें आप देखेंगे पेज नंबर जो है 150 पर, इन 711 एंड अरब जनरल मोहम्मद कासिम कॉन्कर्ड सिंध। दूसरा है इन विच सेंचुरी टर्क्स एंड अफगान्स एस्टेब्लिश दिल्ली सल्तनत? ये है 13th सेंचुरी, इसी में है 13th सेंचुरी द टर्क्स एंड अफगान्स एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन है बाय हुम वर मुस्लिम रूलर्स गाइडेड? ये आएगा बेटा उलेमा, ठीक है। मुस्लिम रूलर्स वर टू बी गाइडेड बाय द उलेमा हु वर एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द शरिया, माने कि ताकि वो एंश्योर करते थे कि वो रूलर्स जो है वो शरिया के अकॉर्डिंग रूल करें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जिम्मी? इसका मतलब है मीनिंग प्रोटेक्टेड, एंड इट डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा, ठीक है, प्रोटेक्शन इसका मतलब होता है। एंड व्हाट वाज जिजिया टैक्स? जिजिया वाज अ टैक्स विच was to be paid by all non-Muslims, ठीक है।
तो जो नॉन मुस्लिम थे उन लोगों को ये पे करना पड़ता था। किस लिए पे करना पड़ता था? ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, ताकि उनको प्रोटेक्शन, रूलर्स उनको प्रोटेक्ट करें। व्हाट इज शरिया, ये आपको बेटा इसमें डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको थोड़ा छोटा कर सकें तो आप छोटा करके इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है राइट द 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम। 5 पिलर्स ऑफ द इस्लाम, इनको आप 1 2 3 4 करके ना बेटा लाइन में लिखिएगा, ठीक है। कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 करके अलग अलग लिखेंगे। 5 प्रिंसिपल्स और अलग 5 लाइन्स में आप इसको नोट करेंगे। देन इसके बाद जो है ना आप क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय खोजास। तो खोजास क्या है? खोजा एक ब्रांच है ऑफ द इस्माइलीस। ये इस्माइलीस क्या है? एक शिया सेक्ट है। इन्होंने एक डेवलप किया था न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसेमिनेटिंग आइडियाज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जर्नल्स, ठीक है। लेकिन जो इंडिजिनस लिटरेरी कंपोजिशंस थी उनसे इन्होंने न्यू आइडियाज़ डेवलप किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, वो है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट हाउ यूनिवर्सल फेथ एंड लोकल ट्रेडिशंस मिक्सअप। वो कैसे मिक्सअप हुई थी? तो इसमें आपको दिया गया है कि आप इसमें जो है ना, एक तो आप जो है ना केरल वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें, और दूसरा इसमें जो है ना वो मॉस्क का जो स्टाइल था बनावट का, उसको भी इसमें लिख सकते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स दे करके कि ये मॉस्क यहाँ पे बनाया गया, ये मॉस्क यहाँ पर बनाया गया, और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से अरब मुस्लिम ट्रेडर्स जो कि मालाबार कोस्ट पे सेटल हुए थे उनके बारे में भी आप इसमें बता सकते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 पॉइंट आप इसमें मेंशन कर लेंगे। What do you mean by matrilocal? तो matrilocal residence, it is a practice where women after marriage remain in their natal home with their children and the husband may come to stay with them. How were the Turkish rulers designated? टर्किश रूलर्स को कैसे डेजिग्नेट किया जाता था? तो टर्किश रूलर्स को डेजिग्नेट करते थे, तुरुष्का उनको बोला जाता था। टर्किश रूलर्स वर डेजिग्नेटेड एज तुरुष्का। ये पेज नंबर 152 पर है। एंड हु वर तजिका एंड पराशिका। तजिका एंड पराशिका कौन थे? तजिका जो है ना, they were people who came from Tajikistan, and Parashika were the people who came from Persia. And who were Mleccha? Mleccha जो है a more general term for these migrant communities was Mleccha, indicating that they did not observe the norms of caste society and spoke languages that were not derived from Sanskrit. तो ये यहाँ तक आपको लिखना होगा। So डियर स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।